हमारे देश में एक खास वर्ग ऐसा है जो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को कायर साबित करने पर तुला हुआ है। वो उन्हें वीर मानता ही नहीं है और ये वो वर्ग है जो महात्मा गांधी को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष मानता है और सावरकर को सांप्रदायिक मानता है। आजादी के 70 वर्षों तक इसी वर्ग ने वीर सावरकर को इतिहास की किताबों में कभी जगह नहीं मिलने दी। आज वीर सावरकर को लेकर एक नया विवाद शुरू हुआ है और यह विवाद इस दावे पर है कि वीर सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सावरकर से नफरत करने वाले इस वर्ग से सावरकर और महात्मा गांधी की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही और वो इस थ्योरी को गलत साबित करने में लगे हैं कि महात्मा गांधी ने कभी वीर सावरकर की मदद करने की कोशिश की थी। आज हम इतिहास के तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे कि सावरकर और महात्मा गांधी के बीच कैसे संबंध थे और आपको वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा लिखा वो लेख भी आज पढ़कर सुनाएंगे जिसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि सावरकर की कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष हैं और अंग्रेजों से उन्हें छोड़ देने की उन्होंने अपील की थी। ये इतिहास के वो तथ्य हैं जो आपको स्कूल और कॉलेजों में कभी भी पढ़ाए नहीं गए, इसलिए आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा। ये जो पूरा नया विवाद है ये केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी सरकार से माफी मांगने की सलाह वीर सावरकर को महात्मा गांधी ने ही दी थी। ये बातें उन्होंने उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की एक पुस्तक जिसका शीर्षक है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। आप सबसे पहले ये सुनिए कि रक्षा मंत्री ने क्या कहा। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। हर देश के अपने आदर्श पुरुष और महापुरुष होते हैं और वहां के लोग इन महापुरुषों में आस्था रखते हैं, इन्हें लेकर विवाद और राजनीति नहीं करते। लेकिन हमारे देश में महापुरुषों को लेकर भी विवाद होते हैं और उन्हें लेकर भ्रम की स्थिति बनाई जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका को लेकर आज भी हमारे देश में, उनके अपने देश में एक वैचारिक संघर्ष चल रहा है। लेकिन आज हम आपको तथ्यों के साथ उनका सही और सच्चा इतिहास बताएंगे। सावरकर ने काला पानी की सजा के दौरान कुल 6 क्षमा याचिकाएं अंग्रेजी सरकार को भेजी थी, इसलिए अब आप ध्यान से ये सुनिएगा क्योंकि ये बातें शायद आपको भी पता नहीं होंगी। सावरकर ने एक नहीं बल्कि 6 बार क्षमा याचिका अंग्रेजी सरकार को भेजी थी, जिसमें 5 याचिकाएं 1911 से लेकर 1919 के बीच भेजी गई, यानी 8 साल में, जबकि एक याचिका वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के सुझाव पर भेजी गई थी। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग अब यह तर्क दे रहे हैं कि महात्मा गांधी जब वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उन्होंने वीर सावरकर को माफी मांगने की सलाह कैसे दी, क्योंकि वो खुद भारत में आए हैं 1915 में और सावरकर ने माफी मांगी है 1911 में। तो ये कैसे हुआ? यानी इस मामले में हो यह रहा है कि 2 अलग अलग घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है। एक घटनाक्रम वर्ष 1911 से 1919 के बीच है, 8 साल का, और दूसरा घटनाक्रम 1919 से 1921 के बीच का है। इसलिए इन दोनों को एक साथ मिलाकर जब पेश करते हैं लोग
तो वो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं और हमारे देश के ज्यादातर लोगों ने इतिहास को कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो बहकावे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। इसलिए अब आप सही स्थिति को समझिए। वीर सावरकर को पहली बार वर्ष 1909 में लंदन से गिरफ्तार किया गया था। अंग्रेजों ने उन्हें लंदन से गिरफ्तार किया था, वो लंदन में थे। उन पर महाराष्ट्र के नासिक में ब्रिटिश जिला कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप था और उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। यानी इससे यह साबित होता है कि अंग्रेजी सरकार उस समय सावरकर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी और वो भारत के लोगों के लिए सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। ये बात आप याद रखिएगा, वो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे उस समय और अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। महात्मा गांधी से भी बड़े थे। उनका जो कद था उस समय महात्मा गांधी से बड़ा था, क्योंकि महात्मा गांधी तब इस पूरे सीन में आए नहीं थे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे ही नहीं थे। लंदन से गिरफ्तारी के बाद सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप की सेलुलर जेल में रखा गया, जिसे उस जमाने में काला पानी की जेल या काला पानी की सजा कहा जाता था। बहुत सख्त सजा थी ये। सबसे सख्त सजा जो अंग्रेज किसी को भी दे सकते थे वो यही थी, काला पानी की सजा। इससे भी आपको ये समझ में आएगा कि सावरकर को उन्होंने काला पानी की सजा क्यों दी होगी। इस सजा के दौरान सावरकर को भयानक यातनाएं दी गईं, जिसके बाद उन्होंने 30 अगस्त 1911 को अंग्रेजी सरकार को पहली चिट्ठी लिखी और अपनी सजा माफ करने की गुहार लगाई। लेकिन 3 दिन के बाद ही अंग्रेजों की सरकार ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद 14 नवंबर 1913 को उन्होंने एक और याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह न करने का भरोसा दिलाया। हालांकि इस चिट्ठी को सिर्फ एक माफीनामा माना जाए या फिर युद्ध की रणनीति माना जाए, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि सावरकर जानते थे कि जेल में कैद रहकर क्रांति नहीं लाई जा सकती। अगर वो जेल में बंद रह गए तो भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि उन्हें किसी भी तरह बाहर निकलना है जेल से, चाहे वो माफी मांगकर निकलें, चाहे किसी और तरह का आश्वासन देकर निकलें, लेकिन बाहर निकलना जरूरी है। उन्होंने 10 वर्षों तक काला पानी की भयानक सजा काटी और इस दौरान कुल 6 क्षमा याचिकाएं अंग्रेजी सरकार को भेजी। 10 साल में 6 याचिकाएं उन्होंने लगाई माफी की, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। इनमें 1911 से लेकर 1919 तक 5 चिट्ठियां उन्होंने अंग्रेजों को लिखी, लेकिन अंग्रेजों ने किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं किया और इस खबर का पहला घटनाक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपको दूसरा घटनाक्रम बताते हैं। वर्ष 1919 में पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के किंग जॉर्ज V ने एक ऑर्डर जारी किया। ब्रिटेन के राजा ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके तहत जेलों में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को माफ कर दिया जाए। यह उस समय ब्रिटेन का भारत के लोगों को एक तोहफा था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी समेत कई नेताओं ने अंग्रेजों के साथ वफादारी की कस्में खाई थी और कहा था कि विश्व युद्ध में भारत और भारत के लोग, भारत के सैनिक उनका पूरा साथ देंगे। तो यहां पर आपको जो नोट करनी है बात वो ये कि महात्मा गांधी उस समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के युवाओं को अंग्रेजों की सेना में लड़ना चाहिए विश्व युद्ध में, और इससे अंग्रेज बड़े खुश हुए। इस आदेश के तहत तब अंडमान की सेलुलर जेल से भी बहुत सारे कैदी रिहा हुए इनाम के तौर पर, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह तय किया कि वो सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर को सजा से माफ नहीं करेंगे, यानी सबको छोड़ देंगे लेकिन इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद सावरकर के छोटे भाई नारायण राव सावरकर ने 18 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी को एक चिट्ठी लिखी, जिसका जिक्र विक्रम संपत ने, जो ऑथर हैं विक्रम संपत, उन्होंने अपनी पुस्तक सावरकर एकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट के पेज नंबर 359 पर किया है। मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं वो क्या चिट्ठी थी। अब सावरकर जो चिट्ठी लिख रहे हैं महात्मा गांधी को, उन्होंने लाहौर से लिखी है। ये लाहौर से महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी उनको वापस। पहले हम आपको ये बताते हैं कि सावरकर ने क्या चिट्ठी लिखी। देखिए, सावरकर उनको लिख रहे हैं महात्मा गांधी को
Yesterday, I was informed by the government of India that Savarkar brothers were not included in those that are to be released. यानी जिन लोगों को रिहा किया जा रहा है उनमें सावरकर बंधुओं का नाम नहीं है. It is now clear that Indian government have decided not to release them. Please let me hear from you as to how to proceed in such circumstances. They have already undergone a rigorous sentence for more than 10 years in the Andamans and their health is utterly shattered. At least a change to some Indian jail of better climate is the most essential for them. I hope that you will let me know what you mean to do in this matter. तो ये चिट्ठी है जो सावरकर के भाई ने महात्मा गांधी को लिखी और वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है एक वकील के तौर पर. उनसे उन्होंने कानूनी सलाह मांगी है कि मेरे भाइयों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी सेहत स्वास्थ्य बहुत ख़राब होता चला जा रहा है, उनका जो वज़न है वो कम हो गया है. अगर अंग्रेज़ छोड़ना नहीं चाहते तो कम से कम एक ऐसी जेल में भेज दें जहाँ का मौसम ठीक ठाक हो तो उनकी जान बच जाएगी. तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखी महात्मा गांधी को और उनसे पूछा कि आप हमें सलाह दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए. एक हफ्ते के बाद महात्मा गांधी ने 25 जनवरी 1920 को इसी चिट्ठी का जवाब दिया. इसमें वो लिखते हैं कि मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिल चुकी है. वो लिख रहे हैं डॉक्टर सावरकर को, जो कि वीर सावरकर के दूसरे भाई थे. कह रहे हैं, डियर डॉक्टर सावरकर, मुझे आपकी चिट्ठी मिल चुकी है. इस मामले में कोई भी सलाह देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप एक विस्तृत याचिका तैयार कीजिए जिसमें तथ्यों को इस तरह से पेश किया गया हो जिससे सावरकर एक राजनीतिक कैदी साबित हो जाएं. इससे लोगों का ध्यान भी इस मामले पर जाएगा. तो चिट्ठी है 25 जनवरी 1920 की, डेडलाइन है लाहौर और ये महात्मा गांधी ने उनको लिखी है. आई हैव योर लेटर, इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू. I suggest, however, your framing a brief petition setting forth the facts of the case, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political. फिर आगे वो ये भी लिख रहे हैं, Meanwhile, as I have said to you in an earlier letter, I am moving in the matter in my own way. यानी मैं इस मामले में अपने हिसाब से भी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा. ऐसा उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई, दोनों की चिट्ठी. महात्मा गांधी के सुझाव के बाद सावरकर ने अपनी छठी और आखिरी याचिका अंग्रेजी सरकार को भेजी. वैसे ही भेजी जैसा महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था, क्योंकि आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी एक बहुत अच्छे वकील भी थे और उन्होंने एक कानूनी सलाह दी अपने हिसाब से. इसके बाद सावरकर ने यह आखिरी चिट्ठी उसी हिसाब से अंग्रेजों को भेजी, जिसके बाद में बाकी याचिकाओं की तरह इस याचिका को भी अंग्रेजों ने खारिज कर दिया, यानी ये भी उन्होंने मानी नहीं. 25 जनवरी की अपनी चिट्ठी में महात्मा गांधी ने सावरकर के छोटे भाई को एक और बात लिखी थी. उन्होंने कहा था कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं भी इस दिशा में पहले से काम कर रहा हूं. यानी महात्मा गांधी भी सावरकर की रिहाई की कोशिशें कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने यंग इंडिया नामक अखबार में एक लेख लिखा और इस लेख का शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स. अब आपको मैं वो पढ़कर भी बताता हूं कि उन्होंने उसमें क्या लिखा. इसमें उन्होंने लिखा कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि हिंसा के जो आरोप सावरकर और उनके बड़े भाई पर लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं और उन्हें ब्रिटेन के किंग जॉर्ज V के आदेश पर छोड़ देना चाहिए. सावरकर और महात्मा गांधी एक दूसरे को पहले से जानते थे. जब सावरकर लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे और वहां इंडियन हाउस में रहते थे, जो कि एक तरह का हॉस्टल था, तब महात्मा गांधी उनसे मिलने के लिए वहां गए थे. तो दूसरी बात जो आपको नोट करने वाली है वो ये कि सावरकर और मोहनदास करमचंद गांधी एक दूसरे को पहले से जानते थे और इनकी जो पहली मुलाकात है वो लंदन में हुई थी. तो ये जो मुलाकात हुई महात्मा गांधी और सावरकर के बीच, ये 1906 में ही हो गई थी. उस समय का एक किस्सा है कि सावरकर ने रात के खाने पर महात्मा गांधी को बुलाया था और उन्होंने उस समय गोश्त बनाया था, जिसे देखकर गांधी कांपने लगे थे. गांधी की भाव भंगिमा देखकर सावरकर ने उनसे कहा था कि उन्हें तो ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजों को जिंदा खा जाएं. आप तो सिर्फ गोश्त को देखकर ही डर गए. इस कथन से आप
सावरकर की वीरता का अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों को जिंदा खाने की बात कर रहे हैं यहां पर। सावरकर की ये अलग बात है कि गांधी उस दिन उनके घर पर गए तो खाने पर थे, लेकिन बिना कुछ खाए वो वहां से लौट आए। सावरकर कुल 15 वर्षों तक जेल में रहे, जिनमें 10 साल उन्होंने काला पानी की सजा काटी, जो सबसे भयानक सजा मानी जाती है। इसके अलावा वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 13 साल तक नजरबंद भी रहे। सोचिए, जिस स्वतंत्रता सेनानी ने देश की आजादी के लिए अपने जीवन के लगभग 28 वर्ष भयानक यातनाओं में बिता दिए, क्या उनकी देशभक्ति पर, उनकी वीरता पर कोई शक कर सकता है? दुर्भाग्य की बात यह है कि काला पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर को हमारे देश का ही एक वर्ग कायर बताता है, उन्हें वीर मानता ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये क्षमा याचिकाएं अंग्रेजी सरकार को लिखकर भेज दी थी, क्योंकि वो भारत की आजादी के लिए बाहर आना चाहते थे। लेकिन जिन नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी मनपसंद जेलों में तमाम सुविधाओं के साथ दिन बिताए, उन्हें हमारे ही देश में आप सबके सामने वीर क्रांतिकारी बताया जाता है। और आपको याद होगा, सावरकर ने जो जेल में अपनी सजाएं काटी वो तो बड़ी भयानक सजा थी, उसमें लोग मर भी गए थे। और सावरकर ने 28 साल अपनी जिंदगी के ऐसी भयानक यातनाओं में बिताए हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानी और इस पूरे आंदोलन में ऐसे लोग भी थे जो या तो कभी जीवन में जेल ही नहीं गए, और या जेल अगर गए भी हैं तो वो जेल एक तरीके से समझ लीजिए बड़ी डिजाइनर जेल हुआ करती थी। इनमें खुद जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार करके इस तरह जेलों में रखा जाता था जहां पर उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें पढ़ने के लिए अंग्रेजी सरकार पुस्तकें देती थी, पढ़ने के लिए सुबह सुबह अखबार आते थे। और ऐसा भी इतिहास में आपको मिलेगा कि जब कुछ खास स्वतंत्रता सेनानी जेल में जाते थे तो वो अपने साथ अपने कुक भी ले जाते थे। अंग्रेजी सरकार उनके आराम का पूरा ध्यान रखती थी, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। विशेष तौर पर खाने का प्रबंध होता था, उनके लिए कुक भेजे जाते थे, और ऐसी जेलों में रखा जाता था जहां का मौसम उन्हें सूट करता हो। और यही सारे लोग वो थे जो आगे चलकर बड़े स्वतंत्रता सेनानी बन गए, बड़े नेता बन गए, और बाद में आज़ाद भारत में इन्हीं लोगों ने अपनी सरकारें चलाईं। और जब ये सरकार में आए तो उन्होंने वीर सावरकर जैसे लोगों को, जो कि बहादुरी के साथ लड़े थे, उन्हें इतिहास में अपनी जगह बनाने ही नहीं दी। आज इस पूरे मुद्दे पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर की भी हमारे पास प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने कहा है कि वो महात्मा गांधी को एक राष्ट्रपिता के रूप में मानते ही नहीं। इसके पीछे उनका पक्ष क्या है वो आज आपको सुनना चाहिए। एक पिटीशन तो गांधी जी ने कहा, ऐसा इसका खत है मेरे पास, उन्होंने 25 जनवरी को एक खत लिखा है सावरकर जी के भाई, छोटे भाई थे उनको, और कहा है कि आप एक पिटीशन दायर करें कि जिसमें सब फलाना लिखे। उसके पहले भी सावरकर जी ने पिटीशन किए, 1913 से उन्होंने कुछ पिटीशन किए, मगर ये एक तो मर्सी पिटीशन नहीं, एक दया याचिका नहीं है, ये सभी क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करे इस मांग के लिए इन्होंने पिटीशन किए थे। और उन्होंने हर पिटीशन में कहा था कि आप मुझे ना छोड़े मगर दूसरों को जरूर छोड़े, ये गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। तो गांधी सावरकर जी को याचिका थी, वो गांधी को पूर्ण तरह से मान्य थी, और एक को तो उन्होंने पर्सनली उन्होंने बोल के रिकमेंड किया था कि एक याचिका और करो। इतिहास में कई बार महापुरुषों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई हैं। जैसे सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जेल से बाहर निकलने की बहुत सारी कोशिशें की, और उसमें उन कोशिशों में उनकी क्षमा याचिका भी है। वैसे ही महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के प्रति वफादारी की कस्में खाकर आजादी पाने का सपना देखा था। दोनों के रास्ते अलग अलग थे। अंग्रेज सोचते थे, महात्मा गांधी सोचते थे कि अंग्रेजों के साथ अगर वो वफादारी करके चलेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, तो अंग्रेज एक दिन उन्हें आजादी दे देंगे। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को यह भरोसा दिलाया था कि अगर भारत के लोग पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो वो शायद आगे चलकर भारत को आजाद करने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील की थी कि भारत के जवानों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया जाए, और जिसके बाद ये जवान अंग्रेजों की सेना में विश्व युद्ध में लड़ेंगे। जिसके बाद महात्मा गांधी ने खुद ये जिम्मेदारी ली और भारत के लोगों से अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की अपील की, और ऐसा हुआ भी। महात्मा गांधी ने भारत के उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक पत्र लिखकर यह भी कहा था, क्या कहा था सुनिए आप। उन्होंने लिखा था, मैं ब्रिटिश राष्ट्र से प्यार करता हूं
और मैं हर भारतीय में अंग्रेजों के प्रति वफादारी पैदा करना चाहता हूं। महात्मा गांधी के शब्द हैं। उन्होंने लिखा था, मैं हर भारतीय में अंग्रेजों के प्रति वफादारी करना चाहता हूं। लेकिन क्या आपने कभी महात्मा गांधी को कायर कहा? क्या आपने कभी महात्मा गांधी की वफादारी पर शक जाहिर किया? क्या आपने कभी महात्मा गांधी पर यह आरोप लगाया कि वो अंग्रेजों से मिले हुए थे? लेकिन हमारे देश के डिजाइनर इतिहासकारों ने जिस चश्मे से वीर सावरकर की क्षमा याचिका को देखा, उस चश्मे से कभी भी महात्मा गांधी के फैसलों का ठीक से अध्ययन नहीं किया। दोनों को अलग अलग लेंस से देखा और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। आज इस मुद्दे पर दिन भर राजनीति होती रही। सोचिए, वीर सावरकर की आत्मा कितनी दुखी होती होगी कि जिस देश के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, काला पानी की सजा काटी, पूरा जीवन दे दिया, उसी देश के लोग आगे चलकर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दशकों के बाद उन पर ही शक करेंगे। सोचिए, इस देश को आजाद कराने के लिए जिन वीर क्रांतिकारियों ने दशकों तक अत्याचार सहा, पूरी जिंदगी अपनी लगा दी, आज उन्हीं पर हमारे देश में गंदी राजनीति हो रही है। अब आपको सुनाते हैं कि आज हमारे देश की किस पार्टी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। इनका ये तो आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग, और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। सबसे तकलीफ बात मुझे बहसीत पार्लियामेंटेरियन ये है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है, जिसको जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन ने कहा था। अच्छा, ट्रायल में उनको कोरॉबोरेशन एविडेंस नहीं था तो एक्विट कर दिए, मगर क्या आप तस्वीर लगाएंगे गांधी की तस्वीर के सामने? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी कि अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे। उनसे ये उम्मीद नहीं था सच्चाई से हटके झूठ का रास्ते में कुछ बोलना। एक फैक्ट है, 1913 में सावरकर माफ़ी मांगा। 15 में 2 साल के बाद मोहनदास करमचंद गांधी वापस इंडिया आए। 2 साल का पहले आने वाला गांधी का है, कहाँ से अप्रूवल लिया 2 साल का पहले? देश की रक्षा मंत्री झूठ की रक्षा मंत्री के रूप में ये बयान दिया है। गांधी जी खुद ही 11 बार जेल गए, कभी क्षमा नहीं मांगे ब्रिटिश से। सावरकर की एक मर्सी पिटिशन ने बार बार मर्सी पिटिशन ब्रिटिश के सामने, हुकूमत के सामने बोले कि हम आपके पुत्र हैं। ये गांधी जी का भाषा है। आज़ादी के बाद एक ऐसा सीडो सेकुलर सिंडिकेट, एक छद्म धर्मनिरपेक्ष ग्रुप और गिरोह बना जिसने कि तमाम महानायकों को खलनायक बना करके देश के सामने पेश करने की कोशिश की। उसके पीछे उनका निहित स्वार्थ था। सावरकर पर नई पुस्तक लिखने वाले लेखक उदय माहुरकर ने भी आज इस मुद्दे पर हमसे बात की, क्योंकि ये जो नया विवाद है ये उनकी पुस्तक के बाद ही शुरू हुआ है। और उनका भी यही कहना है कि गांधी की सलाह पर सावरकर ने 1920 में क्षमा याचिका दायर की थी। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश का एक वर्ग कांग्रेस से, जो हमारे देश का जो एक वर्ग है वो सावरकर से इतना चिढ़ता क्यों है। सावरकर जी ने अपने जो 14 साल का उनको कारावास रहा, 10 साल अंडमान और 4 साल रत्नागिरी में, उसमें उन्होंने कई सारी पिटीशन की। उसमें कुछ पिटीशन उन्होंने गांधी जी के कहने से पहले की थी और कुछ पिटीशन गांधी जी के कहने के बाद की थी। 1920 में उनके समय छोटे भाई वीर नारायण राव सावरकर जाके मिले थे गांधी जी से, और उस टाइम पे भी गांधी जी ने कहा था कि जो पिटीशन उन्होंने की ठीक की है और पिटीशन उनको और भी पिटीशन करना चाहिए। तो राजनाथ सिंह जी ने जो कहा था बिल्कुल सही है, ये उनके लेख में भी ये उल्लेख है इसका। और सावरकर ने तो गांधी जी ने तो एक और बात कही है उसमें। गांधी जी ने कहा है कि भाई परमानंद नाम के बहुत बड़े क्रांतिकारी हो गए, उनको पिटीशन के आधार पर उनको रिहा कर दिया गया था अंडमान से। तो गांधी जी ने कहा कि अगर भाई परमानंद को रिहा किया जा सकता है तो सावरकर को क्यों नहीं। जो लोग ये चाहते हैं कि भारत विभाजित रहे, उसमें से उनको फायदा होगा, वो सावरकर को हमेशा बदनाम करते रहेंगे, क्योंकि सावरकर देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक है। वीर सावरकर को बदनाम करने का जो प्रयास है, ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसीज इन द वर्ल्ड। क्योंकि सावरकर का योगदान का हम सही अगर मूल्यांकन करते हैं
तो अंत में सावरकर एक प्रॉफिट, एक सावंत, एक यूनिफायर के रूप में उभर के आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सावरकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन तब राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। के.आर. नारायणन राष्ट्रपति बनने से पहले कांग्रेस के नेता थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और अब आपने ये देख लिया कि सावरकर को वीर मानने के लिए हमारे देश का एक वर्ग बिल्कुल आज भी तैयार नहीं है। और सावरकर को लेकर कितनी राजनीति हो रही है ये आपने देख लिया। ये तो अच्छी बात है कि अब देश में जो इस समय का माहौल है, उस समय आज आप खुलकर सावरकर पर पुस्तक लिख सकते हैं, सावरकर की सच्ची कहानी लोगों तक बता सकते हैं। इससे कुछ वर्ष पहले तक तो सत्ता ऐसी होती थी, सरकार ऐसी थी कि वो सिर्फ उन्हीं इतिहासकारों को पनपने देती थी, उन्हीं इतिहासकारों की जो पुस्तकें हैं वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती थीं, उन्हीं को पुरस्कार दिए जाते थे जो सावरकर को वीर नहीं बल्कि कायर बताते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो देश का इतिहास है वो गलत तरीके से हमें पढ़ाया गया और बहुत सारी बातों को हमारे जो युवा हैं उनसे स्कूल में और कॉलेजों में छुपा लिया गया, और ये भी उनमें से एक कहानी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.